Afternoon, everyone. This is Ritu Meena, rank 541. I have secured this rank in the UPSC Civil Service Examination 2022. मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ. आई एम सीनियर टैक्स असिस्टेंट इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था. मैंने थर्ड अटेम्प्ट में ये रैंक प्राप्त की है. तो सबसे पहले तो मैं गोल IAS को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस तक पहुँच सकूँ और उनके डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. जो चीज़ मैंने फॉलो की, उसके बाद आप लोग अपने डाउट्स और क्वेरीज पूछ सकते हैं. आई विल टेक द क्वेश्चंस. और उससे पहले आप मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप मेरा वीडियो या किसी भी टॉपर का वीडियो या स्ट्रैटेजी देखें, उसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि किसी भी टॉपर की स्ट्रैटेजी को आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है. जो चीज़ें आपको किसी भी टॉपर की स्ट्रैटेजी में अच्छी लगे या आप फॉलो करना चाहें, सिर्फ उन चीज़ों को लीजिए एंड फॉलो कीजिए. उसके अलावा जो चीज़ आपको सूटेबल ना हो, वो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. मैं अपना जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिक चीज़ें रखूंगी जो यूजुअली सभी फॉलो करते हैं, नथिंग स्पेसिफिक. लेकिन जो भी आपको डाउट्स हो वो आप सब पूछ सकते हैं. ओके. तो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों स्टेजेस का मैं आपको बताना चाहूंगी जो चीज़ें मैंने फॉलो करी. फॉर प्रीलिम्स वी सी फॉर द GS पेपर, मैं GS पेपर को देखिए दो हिस्सों में डिवाइड करती हूँ. वन इज अ स्टैटिक पार्ट और दूसरा है हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट. तो स्टैटिक पार्ट को करने के लिए बेसिकली वही जो बेसिक सोर्सेज बाकी टॉपर से मैंने सुना और वगैरह वगैरह जिन चीज़ों पे देखा, वहाँ से मैंने अपनी एक बुक लिस्ट बनाई. वही बुक लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो चीज़ें मैंने फॉलो की. तो फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी के लिए मैंने सारी NCERTs को फॉलो किया है. क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक सभी NCERTs, बेसिक से लेके एडवांस तक सारी NCERTs आप करिए. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन मेन्स एज वेल. तो दोनों में ही काम आती है. तो ज्योग्राफी का बेसिक करना बहुत जरूरी है. और दूसरा, उसमें जो मैपिंग वाली चीजें आती हैं, तो मैपिंग के लिए आप एक एटलस ऑक्सफोर्ड का रखिए और उसको आप फॉलो कर सकते हैं. जो भी डेली न्यूज़ेस करंट में प्लेसेस आती हैं, उनको आप मार्क करते रहिए, फॉलो करते रहिए, ताकि आपका साथ साथ मैपिंग भी प्रिपेयर होता चले. सेकेंड सब्जेक्ट इज फॉर पॉलिटी. फॉर पॉलिटी आई डिड लक्ष्मीकांत ओनली. अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप इसमें देख सकते हैं NCERT अगर आपको ज़रूरत हो. मैंने क्लास 11th और 12th की NCERTs को वन रीड दिया था एक बार सिर्फ, एंड उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. तो बार बार मैंने उन बुक्स को नहीं रेफर किया. उसके बाद आई स्टिक टू ओनली लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी एंड मैंने उसी को बार बार रिवाइज किया है. नेक्स्ट इज फॉर एनवायरमेंट. एनवायरमेंट देखिए थोड़ा सा मिक्स रहता है, स्टैटिक भी आता है उसमें थोड़ा, और एक हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट भी होता है. तो करंट अफेयर्स से तो मैंने इसको फॉलो किया ही है. साथ में शंकर IAS की बुक्स जो है वो आपको बेसिक, जो आपका सिलेक्टेड पोर्शन आप उसमें देखिए, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स होंगे, सिर्फ उनको पढ़िए. उससे आपका स्टैटिक या एक बेसिक जो एनवायरमेंट के लिए हमको चाहिए होता है वो कवर हो जाता है. नेक्स्ट फॉर इकोनॉमी के लिए मैंने पर्सनली मुरनाल सर का कोर्स फॉलो किया है. मेरे सारे 3 अटेम्प्ट्स में मैंने वही कोर्स फॉलो किया, वही नोट्स फॉलो किए हैं. उसके अलावा कोई भी NCERT या टेक्स्ट बुक्स को मैंने फॉलो नहीं किया है. इट वॉज गुड इनफ एंड इट वॉज वेरी होलिस्टिकली, इट कवर्ड एवरीथिंग फॉर मी. तो मुझे उसके अलावा कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने सिर्फ उसी को फॉलो किया है. फॉर इकोनॉमी दिस वॉज इट. नेक्स्ट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन इज आर एंशियंट, देन मिडिवल एंड देन मॉडर्न. तो एंशियंट और मिडिवल के लिए मैंने ओल्ड NCERTs को रेफर किया. दे आर रियली गुड बुक, क्योंकि उसमें जो क्रोनोलॉजी है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है. आप इसके अलावा देख सकते हैं फॉर स्पेक्ट्रम आई फॉलोड एज यूजुअल, जो भी हमारी फॉर मॉडर्न आई फॉलोड स्पेक्ट्रम, वही बुक फॉलो करिए. उसके अलावा बिपिन चंद्रा वगैरह लोग बोलते हैं, बट आई ट्राई टू लिमिट माई सोर्सेज एंड कीप इट मिनिमम. जितना कम आपके पास सोर्स होगा ना, आप उतना बेटर रिवाइज कर पाएंगे. तो इसलिए मैंने भी उसको कम रखा है. आप भी वही कोशिश करिए. शुरू के अटेम्प्ट से मैंने ये गलती की थी, कि ये भी बुक इकट्ठी कर लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, बट अल्टीमेटली होता क्या है कि आप रिवाइज नहीं कर पाते हो. तो बेटर है कि आप अपने सोर्सेज को मिनिमम रखें. ओके. देन उसके बाद कोई सब्जेक्ट, आई गेस दिस वाज इट.
Yes, one thing more, culture. For culture, I followed the NCERT. एक पतली सी बुक आती है, An Introduction to Fine Art, क्लास 11. आप उसको फॉलो कीजिए. दैट इज कल्चर के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, तो यू नेवर नो. तो बेटर है कि आप ना एक सोर्स बेसिक फॉलो करिए, उसके ऊपर तो अगर क्वेश्चन आता है तो किसी से सॉल्व नहीं होता है, तो बेटर कीप इट मिनिमम. Okay, so this was for the static part, the prelims. For current affairs, the second part, current affairs के लिए सी मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, तो इतना टाइम मुझे नहीं मिलता था कि मैं डेली न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकूं और उसे पेपर को फॉलो कर सकूं और उसे पढ़ सकूं. मिलता था कि मैं डेली न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकूं और उसे पढ़ सकूं. ठीक है. तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने ओनली आईएएस का यूट्यूब चैनल है, मैंने उसको फॉलो किया है. उसमें डेली 2 वीडियोस अपलोड होते हैं. वन इज प्रीलिम्स बूस्टर एंड सेकंड इज एडिटोरियल डिस्कशन. तो वो दोनों मैं फॉलो करती थी डेली. न्यूज़पेपर पढ़ने का देखिए, न्यूज़पेपर मेरा जर्नी काफी लंबा रहा है. इट हैज बीन 6 ईयर्स, 6 साल का टाइम रहा. तो शुरू में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है. मैंने उसको फॉलो भी किया था क्योंकि तब मेरे पास वक्त रहता था. तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं और उसमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो मैंने सीख लिया था, मुझे आता भी था. तो बाद में मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं न्यूज़पेपर को डेली फॉलो करूं. तो अगर आप बिगनर है ना, तो आप अच्छे से फॉलो कीजिए शुरू से ही न्यूज़पेपर को. उसको स्किप करने की जरूरत नहीं है. बट क्योंकि मुझे काफी टाइम हो चुका था और जॉब में मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल की हेल्प ली, ओनली आईएएस यूट्यूब चैनल. और उसी से 2 वीडियोस मैंने डेली करती थी, एडिटोरियल के लिए और एक प्रीलिम्स के लिए, और उससे मेरा करंट अफेयर्स कवर हो जाता था. उन्हीं की फिर मंथली मैगजीन आती है जिसमें वो प्रीलिम्स का जितना भी था, मैं नोट्स नहीं बना पाती थी, तो नोट्स मुझे एक तरीके से वो मिल जाते थे थ्रू दैट मैगजीन. और लास्ट में जब प्रीलिम्स आता था, तो मैं उन्हीं मैगजीन्स को, मेरी ऑलरेडी आई थिंक 12-13 मैगजीन्स इकट्ठी हो जाती थी, उन्हीं मैगजीन्स को मैं बाद में रिवीजन के लिए यूज करती थी. सो दिस वॉज हाउ आई कवर्ड माई करंट अफेयर पार्ट. तो प्रीलिम्स का पार्ट ऐसे रहा. दूसरा पेपर जो प्रीलिम्स में सीसैट का पेपर होता है, मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए आजकल सीसैट टाइम के साथ बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है. काफी बच्चों का सीसैट ही क्लियर नहीं होता. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप सीसैट को अच्छे से प्रिपेयर करें. तो मतलब मेरे पास की कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एसएससी सीजीएल क्रैक किया हुआ है. तो मेरा मैथ्स इंग्लिश उसी से प्रिपेयर हो जाता था. मैंने अलग से इसका कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है. तो आप प्लीज अलग से करिए अगर आपका बैकग्राउंड इसमें स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि सीसैट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है. उसको क्लियर करना भी उतना ही जरूरी है. अगर सीसैट ही नहीं क्लियर होगा तो जीएस में आप ओके. तो दिस वॉज फॉर प्रीलिम्स. इसके बाद मैं आती हूँ मेंस की स्ट्रैटेजी पे. मेंस में देखिए हमारे 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 तो क्वालिफाइंग है. वन इज इंग्लिश और दूसरा जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहें. फॉर एग्जाम्पल मेरा हिंदी था, उसको भी प्रिपेयर करिए, क्योंकि काफी लोग का जैसे हिंदी ही रह जाता है, ऐसा भी होता है. तो किसी भी पेपर को लाइटली मत लीजिए, चाहे वो क्वालिफाइंग पेपर ही क्यों ना हो. तो वो दोनों आप प्रिपेयर कीजिए. वो बेसिक आप प्रीवियस ईयर भी देख लेंगे, पिछले 5 साल के पेपर उठा के, तो आप क्वालिफाइंग पेपर आराम से सॉल्व कर पाएंगे. उसके बाद आता है फर्स्ट पेपर इज आर एस्से पेपर. तो एस्से के लिए देखिए मेरे मार्क्स तो इतने अच्छे नहीं है कि मैं कुछ बेटर उसमें सजेस्ट कर पाऊं, बट फिर भी जो चीजें मुझे पता है वो मैं जरूर बताना चाहूंगी. एस्से के लिए देखिए बहुत जरूरी है, पहले आप ऐसे लिखना सीखिए. और ऐसे आप तभी लिखिए जब आप एक बार पूरा जीएस का कोर्स और अपना ऑप्शनल ना कवर कर चुके हैं, क्योंकि जीएस डिमांड करता है होलिस्टिक नॉलेज. तो उसमें आपको किसी भी ऐसे के टॉपिक के बारे में हर एंगल पता होना चाहिए. पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, सोशल एंगल. तो बेटर है कि आप सब कुछ जब प्रिपेयर कर लें, ऐसे उसके बाद लिखना शुरू करिए. ठीक है. तो उसके पहले आप सबसे पहले देखिए कि टॉपर्स कॉपीज आप डाउनलोड कर लीजिए. मैंने भी ऐसे ही किया था. विजन आईएएस के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी, वहां से आप टॉपर्स की कॉपीज डाउनलोड करिए जिनके ऐसे में अच्छे मार्क्स आए हों. वहां से आप ऐसे पढ़िए, हाउ दे आर राइटिंग, टॉपर्स कैसे लिखते हैं वो सीखिए.
और उस स्टाइल को, या जैसे भी आप अपना स्टाइल अलग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर एक जिस्ट ले लीजिए कि लिखते कैसे हैं. देन यू स्टार्ट राइटिंग एसेज. तो आप लाइक एटलीस्ट पेपर में जाने से पहले 5 से 10 एसेज लिख लीजिए, तो आपको एक नैक हो जाएगा कि लिखते कैसे हैं ऐसे, तो यू विल गेट गुड मार्क्स. बाकी कोई टॉपर बेटर स्ट्रैटेजी बताए तो आप प्लीज उसको फॉलो करिए. दिस इज व्हाट आई फॉलोड. उसके अलावा फॉर जीएस पेपर 1, 2 एंड 3, जीएस पेपर 1, 2, 3 का जो हमारा स्टैटिक वाला पार्ट होता है वो मोस्टली हम जीएस में अपने प्रीलिम्स के साथ भी कवर कर लेते हैं. तो उसके लिए मैंने अलग से कुछ नहीं किया, वही बेसिक बुक्स को फॉलो किया, जैसे ज्योग्राफी हो गया, जैसे और कुछ पार्ट अगर नहीं है लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो वो आप अलग से किसी भी एक सोर्स से फॉलो कर लीजिए. जैसे विजन आईएएस के नोट्स आते हैं, आप उसको फॉलो कर लीजिए, कुछ भी जो भी आपको बेटर लगे. उसके अलावा बहुत जरूरी है कि जीएस 1, 2 और 3 तीनों में आप करंट अफेयर को मिक्स करें, जो भी करंट अफेयर की न्यूज आ रही है, क्योंकि काफी क्वेश्चन उसी से आता है, स्पेशली द टाइम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो उस टाइम पे चल रहे होते हैं वहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. उसके लिए मैंने मीन्स 365 जो कि विजन की मैगजीन्स आती हैं, दे आर लाइक 6 to 7 मैगजीन्स, उसको फॉलो किया एंड उसमें होलिस्टिकली सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं. मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अलग से नोट्स बना सकूं, सो आई फॉलोड मीन्स 365 ओनली एंड आई थिंक इट वाज सफिशिएंट फॉर मी. उसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग करें. फॉर एग्जाम्पल, और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए, देखते चले. जैसे मैंने बोला कि आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए. मेरा आंसर राइटिंग हमेशा से ही आई वॉज गुड एट इट. आंसर राइटिंग में मुझे खास दिक्कत कभी आई नहीं इतनी, तो इसलिए मुझे काम करना था अपने कंटेंट पे, और वही मैंने काम किया. मैंने 2020 में भी मेंस लिखा था, बट आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर इट. 23 नंबर से मेरा रहा था. तो उस टाइम पे आई रियलाइज कि प्रॉब्लम क्या है. तो प्रॉब्लम वॉज माई कंटेंट वॉज नॉट गुड इनफ. तो मैंने अपने कंटेंट पे काम किया रादर देन फोकसिंग मोर ऑन आंसर राइटिंग. तो जो भी आपका स्ट्रेंथ या वीकनेस है ना, वो पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए. अगर आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन आप लिख नहीं पाते हैं, देन यू फोकस ऑन आंसर राइटिंग. तो जीएस 1, 2, 3 के लिए मेंस 365 प्लस स्टैटिक सब्जेक्ट एंड प्लस आंसर राइटिंग. देन एथिक्स फॉर जीएस पेपर 4. एथिक्स के लिए देखिए, आप कोई भी ना 1 या 2 सोर्स फॉलो कर लीजिए. यूजुअली क्या होता है कि एक सोर्स में सब कुछ नहीं हो पाता है. कोई बुक, जैसे फॉर एग्जांपल लेक्सिकन की बुक आप फॉलो कर सकते हैं. व्हाट आई डिड, देयर इज अ बुक कॉल्ड डिकोड एथिक्स बाय मुदित जैन IRS सर. तो वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उसी बुक को फॉलो किया. एंड प्लस फोरम के नोट्स आते हैं, तो फोरम की रेड डेटा बुक करके नाम की एक बुक आती है एंड उसमें नोट्स हैं टॉपिक वाइज दिए हुए हैं. तो मैंने इन 2 बुक्स से मिक्स करके अपना कंटेंट प्रिपेयर किया इसी में से. डिकोड एथिक्स वाली बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक्चुअली मुझे मिल गए थे एंड उनके आंसर्स भी थे. तो इट ऑल्सो हेल्प मी कि पढ़ने के बाद लिखना कैसे, दैट हेल्प मी अ लॉट. तो ये 2 सोर्सेज मैंने जीएस 4 के लिए फॉलो किए. उसमें केस स्टडीज को कैसे लिखा जाता है वो भी मुझे मिल गया. तो आई ट्राइड प्रैक्टिसिंग इट, देन मैंने फिर उसको लिखा. तो दिस वॉज फॉर जीएस 4 एथिक्स पेपर. आफ्टर दिस 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होते हैं. माई ऑप्शनल वॉज हिंदी लिटरेचर, एंड हिंदी लिटरेचर की सारी प्रिपरेशन मैंने दृष्टि आईएएस से की है. मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी दृष्टि आईएएस से. फिर वहीं से जो नोट्स मिले थे, वी गेट लाइक 5 बुकलेट्स और समथिंग, 5 to 6 बुकलेट्स हमें मिलती हैं. वही बुकलेट्स को मैंने पढ़ा था. कुछ टॉपिक्स अगर ज्यादा डिफिकल्ट लगे तो आई मेड शॉर्ट नोट्स ऑफ इट, उसके और छोटे नोट्स बना लिए अपने रेफरेंस के लिए, बेटर रिवीजन के लिए, और उसी को मैंने रिवाइज किया. प्लस मैंने आंसर राइटिंग के लिए भी दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज को ही फॉलो किया. ऑल्दो मैं ज्यादा टेस्ट लिख नहीं पाई इस बार, मैंने 3 ही टेस्ट लिखे थे सेक्शनल, बट इट हेल्प मी अ लॉट. आई गॉट गुड मार्क्स इन ऑल द 3 टेस्ट. तो मेरे को पता चल गया कि लिखना तो मुझे आता है. अगेन हिंदी में भी द प्रॉब्लम वॉज माई कंटेंट. पिछली बार मुझे कंटेंट अच्छे से याद नहीं था, तो इस बार मैंने अपना कंटेंट पूरा किया था, अच्छे से याद किया था, रिवीजन अच्छे से किया था. दैट रियली हेल्प मी, और इसलिए मैं आई गॉट 260 मार्क्स इन माई हिंदी लिटरेचर. आई थिंक इट इज अ डिसेंट स्कोर. तो ये आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है. दैट वॉज इट. So this was for mains. Then we come to the last stage, the interview stage. मैंने ज्यादा इंटरव्यू तो नहीं फेस किए हैं. एक्चुअली दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू इन द यूपीएससी, एंड उसके अलावा भी मैंने ज्यादा इंटरव्यूज कहीं पे भी जॉब के लिए भी जिसमें मैं ऑलरेडी थी वहां कोई इंटरव्यू नहीं था, तो मैंने कोई इंटरव्यू ज्यादा फेस नहीं किए. बट जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की, आई विल टेल यू दैट. इंटरव्यू में बहुत ज्यादा जरूरी है, देखिए आपको जो डैफ फॉर्म भरवाया जाता है, डैफ 1 एंड डैफ 2,
दोनों ही फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही फॉर्म्स में जो आपका कीवर्ड्स होते हैं ना, कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, स्कूलिंग में क्या किया है, आपका बैकग्राउंड क्या है, उस सबको आप प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे आपकी पर्सनालिटी इन्हीं चीज़ों से बनी है, तो वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो इन तीनों जो भी कीवर्ड्स हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे आपके अपने क्या ओपिनियन है वो जरूर फॉलो कीजिए। एंड इंटरव्यू इज द स्टेज जहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर फॉलो करना। सो ऑल्दो प्री और मेंस में मैंने न्यूज़पेपर नहीं फॉलो किया, बट इंटरव्यू पे आई हैव रेड 3 न्यूज़पेपर्स लाइक। तो उस टाइम पे करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एक न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस टाइम पे आप करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो कीजिए, अपना डैफ अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंड उसके बाद थोड़ा सा बेसिक प्रिपरेशन हो जाए, उसके बाद यू स्टार्ट गिविंग मॉक्स। काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉक्स कंडक्ट करवाते हैं, वहां पे आप जाइए और अपने मॉक्स दीजिए। जो फीडबैक आपको ठीक लगे करना चाहिए ठीक, वो चीज आप जरूर उनसे लीजिए। सी वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग, उसको आप इम्प्रूव कीजिए, बेटर कीजिए, तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन इट। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड माई स्ट्रैटेजी, जो भी मैंने प्रिलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू के लिए फॉलो किया। अब आप सभी के जो भी सवाल हैं आप वो पूछ सकते हैं प्लीज। आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेरीज नाउ। ओके मैम, इंग्लिश नहीं आती है तो क्या करें? देखिए, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी एज अ मीडियम चूज करिए। और आप हाँ बिल्कुल हिंदी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हेलो हेलो। आरपीएससी के लिए क्या बेटर है? सॉरी, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने राजस्थान पीसीएस की कभी तैयारी नहीं करी है, तो मैं उसके लिए नॉट द राइट पर्सन, मैं ठीक से नहीं बता सकती हूँ। मैम, हिंदी ऑप्शन के लिए क्या किया? हाँ, जैसा कि मैंने बताया, हिंदी लिटरेचर ऑप्शन के लिए मैंने दृष्टि आईएएस के नोट्स को फॉलो किया है, और उनकी जो कोचिंग थी डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, ही इज अ वेरी ग्रेट टीचर, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट। काफी फायदा हुआ मुझे उससे। तो मैंने उन्हीं के नोट्स और उन्हीं के कोचिंग के वीडियोस लेक्चर्स को अटेंड किया है, और उसके बाद दृष्टि आईएएस की ही साइट पे मैंने जो भी टेस्ट सीरीज खरीदा और टेस्ट लिखे हैं, तो उसी से मेरा सब कुछ होलिस्टिकली कवर हो गया अच्छे से। हिंदी ऑप्शन के लिए मैंने सिर्फ वही सोर्स फॉलो किया है और कुछ भी नहीं। मॉक टेस्ट के लिए दृष्टि आईएएस ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मॉक टेस्ट अगर आप हिंदी लिटरेचर के मॉक्स देना चाहते हैं, बिल्कुल आप दृष्टि आईएएस ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी चेकिंग करते हैं एंड आपको एक लेवल पता चल जाता है कि इतने सारे लोगों के बीच जो सब मीन्स लिखने वाले हैं आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो इट विल हेल्प यू। मैम, अगर 12th के बाद से 2 आवर्स रेगुलर यूपीएससी की तैयारी करें तो सिलेक्टेड हो जाएंगे? ओके, आई विल से कि देखिए, कितने घंटे तैयारी करते हैं कितने घंटे नहीं करते हैं, उससे शायद ही कुछ फर्क पड़ता है। सबको अपने अपने अकॉर्डिंग ही देखना पड़ता है, कौन कितने घंटे पढ़ पा रहा है, कौन कितना टाइम दे पा रहा है। शुरू में जब मुझे टाइम था तो मैंने भी 8-10 घंटे रोज पढ़ाई करी है, लेकिन जॉब के साथ इतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो 4 से 5 घंटे मैं निकाल पाती थी, तो मैंने उतना ही पढ़ाई किया है। तो कोई शॉर्ट तरीका तो नहीं है यूपीएससी में सिलेक्ट होने का। यू कैन ट्राई योर लक। बाकी 2 घंटे आप घंटे से मत गिनिए कि कितने घंटे पढ़ने से ही हो जाएगा। बेटर है कि आप अपना गोल डिसाइड करिए, आप अपने बुक सोर्स आप लिस्ट तैयार कीजिए, वो चैप्टर्स तैयार कीजिए कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है आज, अब ये बुक खत्म करनी है। जैसे आपने हिस्ट्री का सब्जेक्ट उठाया, आपने देखा कि मॉडर्न मुझे करना है, तो मॉडर्न अगर आपको करना है, आपने 2 महीने का टाइम ले लिया कि डेली इसको 3-3 घंटे पढ़ना है, और आज इसके साथ आप एक सब्जेक्ट और पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं। तो उस तरीके से अपना प्लान करिए, शेड्यूल करिए। कितने कितने घंटे पढ़ने से कोई शॉर्ट सिलेक्शन तो मैं नहीं बता पाऊंगी, रियली सॉरी। जस्ट 12th हुआ है, अभी से स्टार्ट कर दिए प्रिपरेशन।
देखिए, मैंने अपनी प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करी है, और वो भी एक जॉब लेने के बाद एक्चुअली। तो अगर आपको इंटरेस्ट है एंड आपको पता है कि यूपीएससी ही करना चाहते हो, कोई डाउट नहीं है, तो ठीक है, आप 12th के बाद स्टार्ट कर लीजिए। बट आई विल स्टिल से कि देखिए, जब ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं ना, तो जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है, आप बीटेक कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट को भी आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो भी जरूरी है। आप ये छोड़ के यूपीएससी पूरे टाइम करते रहें, वो भी ठीक नहीं है। थोड़ा टाइम साइड बाय साइड देना चाहें तो दे सकते हैं। और जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन है आपका, तो आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से आप थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। लोगों से गाइडेंस लेते रहिए, अपनी बुक लिस्ट जो आपने बनाई है, थोड़ा सब्जेक्ट पूरा करते रहिए। सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, एंड उसके बाद आप टाइम लीजिए आराम से अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और अच्छे से फिर तैयारी कीजिए। सीबीएसई बोर्ड से हिंदी में एग्जाम परफेक्टली दे दें। हाँ, हिंदी मीडियम में आप एकदम एग्जाम दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। काफी टॉपर्स हिंदी मीडियम से हैं, इस बार भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी में मैथ्स आता है। जी हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि सेकंड पेपर हमारा होता है सी सैट का। तो सी सैट में आपकी 3 चीजें आती हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो ये तीनों ही कंपलसरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट आप छोड़ेंगे तो देखिए, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। अदरवाइज सी सेट ऑलरेडी डिफिकल्ट है, उसको क्लियर करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैथ्स के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, एंड अब उनका लेवल भी काफी बढ़ गया है, तो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो यस, मैथ्स आती है, एंड आपको अच्छे से प्रिपेयर भी करनी पड़ेगी अगर आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना है तो। मैम, ऐसा होता है, अगर कोई सब्जेक्ट कवर करते हैं लाइक हिस्ट्री, नेक्स्ट पॉलिटी पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री भूल जाते हैं। ये मैं बताना चाहूंगी कि आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये प्रॉब्लम हर एस्पिरेंट फेस करता है जो भी तैयारी कर रहा है। आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाएंगे तो आपको लगेगा यार पहला वाला तो हम भूल गए। तो दिस विल हैपन, आपको वो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन क्योंकि देखिए, प्रीलिम से पहले कोई भी सब्जेक्ट आपको एटलीस्ट 4 बार तो पढ़ना ही है, रिवीजन करना ही है, वरना वो आपको याद नहीं रहेगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तब इस चीज की टेंशन मत लीजिए कि मुझे याद नहीं है, क्योंकि अब फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग में आपको याद करने पे नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। क्योंकि यूपीएससी में काफी क्वेश्चंस आप देखेंगे, प्रीलिम्स का जो पैटर्न है, इट इज नॉट वेरी मच फैक्ट बेस्ड या फिर रोड कॉन्सेप्ट पे नहीं है, इट इज वेरी मच लॉजिकल। काफी लॉजिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए पहले आप अंडरस्टैंडिंग बनाइए सब्जेक्ट की, वो ज्यादा जरूरी है। और जब आपने एक बार, जैसे फर्स्ट रीडिंग आपने किया, मैं बता देती हूँ कैसे मैं फॉलो करती थी। फर्स्ट रीडिंग आप कर रहे हैं ना, उस टाइम पे आप से सब्जेक्ट को समझिए, एंड आपके साथ पेंसिल लेके बैठिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे मार्क करिए। होता क्या है कि फर्स्ट रीडिंग में आपको लगेगा सब इंपॉर्टेंट है, तो आप सब मार्क कर दोगे, तो उसका कोई चीजें याद रहेंगी, फिर भूल जाओगे। थर्ड में और ज्यादा याद रहेगा, देन फोर्थ तक आते आते आपको एक स्टेबल मेमोरी मिलने लगेगी कि हाँ, अब चीजें याद हो रही हैं। और ये प्रीलिम से पहले भी आपको लगेगा, आप इतने सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, इतना करंट अफेयर पढ़ चुके हैं, इतना डेटा हो गया आपके पास, बट आप अपनी प्रिपरेशन में बिलीव रखिए दैट यू कैन डू इट। तो अपने आप पर बिलीव रखिए, अपने ऊपर फेथ रखिए। अगर आपने ठीक से पढ़ा है, याद किया है, तो आपको एग्जाम में याद आएगा। तो आप बार बार रिवीजन पे फोकस करिए, जितना अच्छा आप रिवाइज करेंगे ना, उतना बेटर आपको एग्जाम में याद रहेगा। दैट इज 2023 प्रीलिम्स को देखते हुए 2024 प्रीलिम्स को कैसे तैयार करें। देखिए, पैटर्न में भले ही चेंज होता रहे, उससे आपको ये सीखना है कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पैटर्न चेंज होने की वजह से आप अपने सोर्सेज चेंज नहीं कर सकते, वो करना भी नहीं है आपको। तो जो भी मैंने सोर्सेज या बुक लिस्ट बताई, जो भी आप अपना सोर्स चुने, उसी को आप बेसिक सोर्स रखिए, उसी को रिवाइज करिए। क्योंकि मैंने अभी तक पेपर नहीं देखा है, बट फिर भी पेपर तब भी उसी से आएगा, क्वेश्चंस तब भी उसी से आएंगे। वो आपको सीखना है कि लॉजिकली कैसे अटेम्प्ट करें, एलिमिनेट करके कैसे अटेम्प्ट करें। तो अपनी स्ट्रैटेजी में ज्यादा चेंज मत करिए। एंड इसका बहुत अच्छा तरीका है कि आपकी स्ट्रैटेजी सही है या नहीं, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं, गिव मॉक टेस्ट। प्रीलिम्स के लिए आप मॉक टेस्ट दीजिए, अपना स्कोर देखिए। इफ यू आर लाइंग समवेयर अराउंड 80-90, यू आर फाइन, दैट इज गुड। तो बहुत कम स्कोर भी आ जाता है मॉक टेस्ट में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट एक आइडिया आपको मिलता है कि कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, एक्चुअल एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, और टाइम को कैसे मैनेज करके चलना है। तो वो उसको सीखने पे फोकस करिए आप।
मैम न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी के बारे में बताइए। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी मैंने 2 चीजों के लिए फॉलो करी है। तो ज्योग्राफी के लिए तो जो बेसिक एनसीईआरटी उसमें ओल्ड वाली नहीं, जो भी नॉर्मली न्यू सीबीएसई बोर्ड में जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज हैं, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक सारी एनसीईआरटीज उन्हीं को फॉलो किया है, वो पढ़िए। बाकी हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में एंशियंट और मिडिवल के लिए स्पेशली आप ओल्ड एनसीईआरटीज को फॉलो कर सकते हैं। मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज को फॉलो किया है, काफी अच्छा सोर्स है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, चीजें क्रोनोलॉजिकली दी हुई हैं, तो आपको ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दे देता है। प्लस एंशियंट और मिडिवल के जो सोर्सेज हैं ओल्ड एनसीईआरटीज, उसमें कल्चर भी कहीं ना कहीं पार्ट ना मिक्स होके आ जाता है, इसलिए मैंने कल्चर की एक ही बुक रेफर करी, क्योंकि एंशियंट और मिडिवल आप पढ़ेंगे ना, कल्चर आपको उसमें भी मिल जाएगा। तो न्यू एनसीईआरटीज का आई एम नॉट श्योर, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में वो बहुत अच्छा दे रखा है, तो आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो उससे आपका कल्चर भी कवर होगा एंड एंशियंट और मिडिवल भी कवर होगा। मैम के सेल्फ स्टडी से यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो सकता है? देखिए ये बहुत ही ना पर्सनल क्वेश्चन है, और आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई कोचिंग लेता है, कोई नहीं लेता, वो सबका अपना अपना है। आप देखिए कि क्या आपको जरूरत है। मुझे जैसे लगा कि हिंदी लिटरेचर मैंने ऑप्शन लिया, अब हिंदी में मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मैंने बीटेक किया है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मेरा टच छूट चुका था हिंदी से। तो 6 साल हो गए, मैंने तब हिंदी नहीं पढ़ा था बिल्कुल भी। तो जब मैं कोई ऑप्शन लेना था तो मुझे लगा कि एक बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे कोचिंग लेनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, इफ यू फील कि कोचिंग की जरूरत है, बिना कोचिंग के नहीं हो पा रहा है, गाइडेंस मिल सकती है, तो आप लीजिए। लेकिन अगर आपको नहीं जरूरत है तो आप मत लीजिए। आजकल काफी ओपन सोर्सेज भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे एंड अलग अलग चैनल्स पे, देयर आर मेनी टीचर जो फ्री में पढ़ा रहे हैं। अगर आप उससे पढ़ के भी कर सकते हैं तो आप उससे करिए, उसमें कोई इशू नहीं है। वो एक पर्सनल चॉइस है, पर्सनल डिसीजन है। मैंने इकोनॉमिक्स के लिए भी कोचिंग लिया है मैकडोनल्ड्स का, और मैंने अपने ऑप्शन के लिए भी कोचिंग लिया है। बाकी कुछ पार्ट मैं कह सकती हूँ कि जैसे मैंने एंशियंट मिडिवल बताया, वो मैंने खुद ही किया है, सेल्फ स्टडी से ही किया है। तो मुझे समझ आ रहा था, भी कुछ यूट्यूब चैनल देख लिया, अगर कुछ नहीं समझ आया रेफर कर लिया, तो दैट वाज इनफ, उससे मेरा काम चल गया। तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए और देखिए कि आपको जरूरत है या नहीं। आप जरूरत लगे तो ज्वाइन कीजिए, नहीं है तो मत ज्वाइन कीजिए, कोई कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। और एट द एंड आप चाहे कोचिंग लें या नहीं लें, एट द एंड सेल्फ स्टडी तो करनी ही है। बिना सेल्फ स्टडी के तो आप एग्जाम नहीं क्लियर करते। तो जो भी आपको गाइडेंस लेनी है लीजिए, देन अपनी सेल्फ स्टडी फोकस कीजिए, खुद पढ़िए, खुद रिवीजन करिए, वही एंड में आपको काम आएगा। क्या 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ज्योग्राफी के लिए 6 12 एनसीईआरटी को फॉलो किया है, बाकी सब के लिए मैंने सारी एनसीईआरटी रीड किया है। अगर आपको लगता है कि आपका बैकग्राउंड में कुछ दिक्कत आ रही है, आपको सब समझ में सीधा डायरेक्ट लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी रेफर कीजिए। तो लक्ष्मीकांत 11th की पॉलिटिक्स बुक पढ़ी, और मैं कोई मल्टीपल जरूर पढ़िए। आपको लगता है कि आपको समझ आ रहा है तो पढ़ लीजिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंड होना चाहिए। सर्टेन एग्जाम में पता नहीं निकले या ना, प्लान भी लेके चलिए साथ में, इट विल बी हेल्पफुल। आप सोच सकते हैं तो ठीक है, शुरू से फॉलो करनी है, बाकी मैंने एक प्लान भी ले चला। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक दिस अपॉर्चुनिटी। होली मैं कर रही हूं, भी कुछ डाउटरीज हैं तो आप मेरी स्टडी एट आई एम अंडरस्कोर मीना को कीजिए, आई विल आंसर योर, प्लीज सिर्फ लोग के मत भेजिएगा, जो भी आपका सवाल है लीजिए, जब आएगा मैं जरूर आंसर करूंगी।